प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास अलीपुर द्वार, पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से जब भी आज तक मैंने जितनी भी कुंडलियाँ पश्चिम बंगाल से देखी हैं, और जब कभी मेरी बात किसी पश्चिम बंगाल के व्यक्ति से होती है तो मैं एक ही बात कहता हूँ, आप लोग बड़े ही अजीब हो। अजीब क्या है, कई बार तो ये पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए मैं अगर बात आप तक मेरी पहुंच रही है तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताऊं कि एक वक्त था जब पश्चिम बंगाल से राष्ट्रीयता का संचार हुआ था, और वो गर्व होता था उस देश के उस प्रांत पे। रविंद्रनाथ टैगोर जी हुए, रामकृष्ण परमहंस जी हुए, स्वामी विवेकानंद जी हुए, चैतन्य महाप्रभु हुए, इतने हुए। आज उसकी हालत बद से बदतर है। मुझे तो लगता है कि पश्चिम बंगाल के लोगों को सांप सूंघ गया है क्या, इतनी खराब हालत है। मेरा बस चले तो क्या ही कहूँ, पर बड़ा बुरा लगता है। इतनी निकृष्टता है वहाँ। मैं एक बार मुर्शिदाबाद गया था, 2014 से पहले गया था। स्टेशन की बात बताता हूँ, वहाँ स्टेशन पे लोग ऐसे चोर ऐसे घूम रहे थे, चोरी करने वाले, आपका सामान चुराने वाले ऐसे घूम रहे थे जैसे कोई यात्री घूम रहा हो। यात्री कम, वहाँ चोर उचक्के ज़्यादा घूम रहे थे। बड़ा अजीब लगा कि मैं जब स्टेशन से उतर के पानी लेने गया था, बोतल खरीदने गया था पानी, तो दुकान वाले वेंडर ने मुझसे कहा कि अकेले हो। मैं उसमें छोटा ही था, मैंने कहा हाँ अकेला ही हूँ। बोला कि सोना मत। उसने मुझसे कहा कि सोना मत। मैंने कहा क्यों? सोओगे तो तुम्हारे चश्मे तक गायब हो जाएंगे, पैंट लत्ते सब नंगा कर देंगे लोग यहाँ के। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो यहाँ चोर बहुत घूमते हैं, इस वजह से बहुत सावधान रहना। मैं रात भर नहीं सोया, रात भर नहीं सोया। और आप लोगों को मैं इस गद्दी पे बैठ करके एक बात आपको कहता हूँ, मेरे सामने एक लड़का था जो परीक्षा वगैरह देने शायद आया होगा, उसके चश्मे तक गायब हो गए थे, और ऐसे बेसुध पड़ा था। उसको पता नहीं लोग कुछ सूंघा दिए थे कि वो बेचारा एकदम पागलों की भांति हो गया था। मुझे बड़ा अजीब लगा, और इतनी अव्यवस्था, इतनी गंदगी। मैं उसके बाद गंगा जी के किनारे गया था, गंगा जी में स्नान करने। उस पार गया, हावड़ा ब्रिज के उस पार गया, उधर से आते समय इतनी गंदगी कि पूछो ही मत। ऐसा लगता है जैसे असभ्य बर्बर जाति वहाँ पे निवास करते हैं। सच्ची बोल रहा हूँ। और मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि बंगाल के कारण हमारे देश की जो दुर्दशा हो रही है, ये अभिशाप बन जाएगा आने वाले समय के लिए। वहाँ के सरकार का बदलना अत्यंत आवश्यक है। मैं तो कहता हूँ वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दो, जो कुछ हो जाए, पर अपदस्थ कर दो। पर वहाँ की हालत बड़ी गंभीर है, बहुत ख़राब है। और मैं एक बात और कह दूँ, उसके बाद मैं जब स्टेशन से नीचे उतरा तो लोग, महिलाएं, लड़कियां, जातिकाएं ऐसे हाथ पकड़ करके खींच के ले जाती थी लोगों को, पुरुषों को। इतनी हालत खराब, मैं तो डर गया था सच्चे में। और मेरे एक साथ में भैया थे, जब मैं पटना रहता था कुछ दिन के लिए, तो वहाँ वो मुर्शिदाबाद में ही उनकी बैंक में नौकरी थी। वो भी यही बात बताते थे कि मुर्शिदाबाद की हालत बड़ी ख़राब है। आज भी मुर्शिदाबाद की हालत देख ही रहे क्या हो रहा है। तो बड़ी हालत ख़राब है। मैं इसके लिए ना एक ही चीज़ समझता हूँ कि अगर बंगाल की ये हालत है तो वहाँ की सिर्फ और सिर्फ वहाँ के लोगों के कारण है, और जो जैसा करेगा उसको वैसा ही मिलेगा। अपने आप को ऊपर नहीं उठाया उन लोगों ने, और यही हालत है कि वहाँ से हिंदू पलायन कर रहे हैं। और मेरे पास एक और कुंडली आई थी, मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में है कोई जगह, वहाँ से। तो वहाँ से भी यही बात मुझे सुनने को मिली थी। वहाँ पे भी वो लोग कहते, पंडित जी हम लोग तो यहाँ रहना नहीं चाहते हैं, बड़ी हालत ख़राब है, बड़ी हालत ख़राब है। तो ये बात है। तो आप लोग अगर ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो सरकार बदलिए, चाहे किसी की भी बदलिए, पर उसे मत लाइए जो अभी वर्तमान में है। वो आप लोगों को नरक में भी जगह नहीं जाने देंगे। वो वहाँ के जो सरकार के सत्ता के शीर्ष पे बैठे हैं, वो आपको नरक में भी जाने के लिए रस्साकसी करवा देंगे। बहुत हालत ख़राब है। मैं सच्चे अर्थ में मुझे वेदना होती है, बड़ा कष्ट होता है मुझे। पश्चिम बंगाल के जैसे
नाम सुनते ही मुझे लगता है अरे यार वहाँ के लोग बड़े कष्ट में हैं, बहुत कष्ट है। जितने भी लोगों से मैंने बातचीत की है, रोज़ दिन तो कम से कम कुंडलियाँ देखता हूँ तो 2-3 दिन पे एक कुंडली बंगाल से आ ही जाती है, और ये कुंडली बंगाल की है। सड़क पे उतर के अपनी बात रखने में कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। और वहाँ तो बांग्लादेश से सटा हुआ है वो पूरा राज्य ही, तो वहाँ पे तो और भी ज़्यादा बाहर के लोग आकर के उस देश को, उस प्रांत को और भी ज़्यादा नरक बना दिए हैं। ठीक है, वहाँ के हिंदुओं की कमज़ोरी है, वहाँ के मूल निवासियों की कमज़ोरी है, और वहाँ के जो पुराने लोग हैं उनकी कमज़ोरी है। इस वजह से आप लोग इस दुर्गति को प्राप्त कर रहे हैं, और दरअसल उसका दंश पूरे भारत को झेलना पड़ रहा है। आइए विषय पे लेके आता हूँ, 5 मिनट तो ऐसे ही चला गया। जन्म होता है फाल्गुन माह में। उत्तरायण बहुत बढ़िया होता है। उत्तरायण में जितने भी शुभ ग्रह होते हैं वो सारे बलवान होते हैं, और ये अवस्था जातक को लाभान्वित करती है। इतना ही नहीं, धन, मान, प्रतिष्ठा, एजुकेशन बहुत अच्छी है। इस कुंडली का पंचम भाव देखिए जरा कितना बढ़िया बैठा है। इस भाव का स्वामी शुक्र के साथ परिवर्तन कर रहा है, जहां इस कुंडली के सप्तम भाव और 12वें भाव के अधिपति होकर के शुक्र उच्च के बैठे हैं। 12वें भाव के स्वामी जरूर होते हैं, लेकिन पंचम भाव का फल करेंगे। 2 भावों के स्वामी हैं, पंचम भाव में बैठ करके बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम करेंगे। कभी कभी जातिका के स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है, क्योंकि उनके ठीक पीछे सूर्य और शनि बैठे हैं, लेकिन ये भी एक अलग फायदा देगा, पदस्थ अधिकारी बना सकता है, क्योंकि दशम स्थान पे सूर्य और शनि का जो संबंध होता है वो पदस्थ अधिकारी बनाता है। तो मैं ये बोल रहा था कि ये उत्तरायण में सूर्य, बुध, शुक्र, गुरु, चंद्रमा आदि शुभ परिणाम देते हैं। जन्म होता है शनिवार को जातिका का, और शनिदेव इस कुंडली के लिए स्वग्रही होकर के बैठे हैं। बहुत ध्यान से समझेंगे तो वृश्चिक लग्न की कुंडली बनी है, 6 अंश का लग्न बना है, मतलब ये बाल्यावस्था का लग्न है। अनुराधा नक्षत्र के पहले चरण में जातिका का जन्म होता है, और पहले चरण के जो अधिपति होते हैं वो सूर्य देव होते हैं। लग्न के अधिपति मंगल देव हैं, नक्षत्र के अधिपति शनि देव हैं, और नक्षत्र के पहले चरण के अधिपति सूर्य देव हैं। इसका अर्थ होगा कि जातक के ऊपर सूर्य, शनि और मंगल तीनों का प्रभाव रहेगा। इस हिसाब से ये तीनों ही ग्रह इस जातक की कुंडली के लिए बड़े ही श्रेष्ठ परिणाम करने वाले होंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि लग्नेश होकर के मंगल नीचाभिलाषी भले हैं, लेकिन उनके ठीक पीछे गुरु बैठे हैं, और सूर्य और शनि बैठ करके पंचम भाव की सुरक्षा कर रहे हैं। चंद्रमा के ठीक पीछे सूर्य चंद्रमा की सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन एक सिद्धांत ये भी है, आचार्यों ने कहा कि चंद्रमा जहां बैठे हों उसके ठीक पीछे अगर सूर्य बैठे हों तो वो भले ही कुंडली के योग कारक ग्रह ही क्यों न होते हों, वो उसका फल कमजोर कर देते हैं। लेकिन चंद्रमा के पीछे शनिदेव व्यक्ति के व्यय और उसके एजुकेशन के साथ साथ उसके दूर देश की यात्राओं को सफल बनाने वाले होंगे। लग्नेश होकर के मंगल अगर अष्टम भाव में बैठे हैं, नीचाभिलाषी हैं, किसी भी पापक ग्रह का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, पर राहु और केतु के केंद्र में आ रहे हैं। 4 घर आगे केतु, 10 घर पीछे राहु। ये जो अवस्था बनी है ये मंगल देव को कमजोर बना रही है। ऐसी अवस्था में जातक कई बार आरंभ में कम पैसों पर मेहनत करते हुए देखा जाता है, या जातिका कई बार किसी के शोषण का शिकार हो सकती है। ऐसा न हो, इस वजह से हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। शोषण का शिकार का अर्थ होता है किसी के ऊपर विश्वास न करना और इसकी सुरक्षा का विशेष ख्याल रखना। आगे बढ़ के बात करेंगे। शनिवार, शनिदेव इस कुंडली के लिए भाग्य का लाभ देने वाले बनेंगे। शनि और चंद्रमा की युति भी अगर हो जाती तो अच्छा होता। शुक्र और चंद्रमा की युति हो जाती तो भी अच्छा होता। चंद्रमा और सूर्य की युति हो जाती तो भी अच्छा होता। दूसरा, सूर्य और शुक्र की युति हो जाती तो भी अच्छा होता, पर युति नहीं है। पर फिर भी हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है, क्योंकि पंचम भाव द्विस्वाभाविक राशि में 3 शुभ ग्रह बैठे हैं। शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं, इस वजह से प्राइवेट नौकरी का योग। लेकिन सूर्य और शनि का प्रभाव दशम स्थान पे, गुरु का प्रभाव लग्न पे, द्वितीय भाव पे मंगल का प्रभाव लग्नेश होकर के व्यक्ति को धनवान तो बना ही देते हैं। उसके पास धन और प्रतिष्ठा में कभी कोई संशय नहीं होता है। एक बात और भी है, जन्म कुंडली में जातक का जन्म होता है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, जो कि शनि का नक्षत्र है। अहिर्बुधन्याय नमः, ओम अहिर्बुधन्याय नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। पीपल के वृक्ष की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए। पराग, कुमकुम, हल्दी, चंदन, अष्टगंध आदि
नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान को अर्पित करना चाहिए। अपने घर के आसपास अशोक और जामुन के साथ कमल के पौधे और वृक्षों का वृक्षारोपण करना चाहिए। प्रत्येक अमावस्या को अपने पूर्वजों के निमित्त दान आवश्यक रूप से करना चाहिए, क्योंकि नवम भाव के स्वामी पंचम स्थान में बैठे हैं और उनके ठीक पीछे शनि बैठे हैं। गुरु शत्रु की राशि में बैठ रहे हैं। जिस भाव में बैठे हैं वहाँ के अधिपति से शुक्र और गुरुदेव का जो परिवर्तन हुआ है ये बड़ा ही कल्याणकारी और ममतामयी है। जन्म होता है शुभ योग में, ये बहुत अच्छा है। ब्राह्मण वर्ण और मनुष्य गण के कारण व्यक्ति का दाम्पत्य ठीक रहेगा, मतलब जातक और जातिका के दाम्पत्य में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन फिर भी विवाह होने में मशक्कत और देर हो सकती है, क्योंकि लग्न पे शनि का प्रभाव है। तृतीय और चतुर्थ भाव के अधिपति होकर के जब लग्न को देखेंगे, दशम भाव के अधिपति को या दशम भाव को देखेंगे, तो व्यक्ति को राजनीति, कंसल्टेंसी, कुंडली अध्ययन, ज्योतिष का मार्ग, पुराणों का समझने वाला और धर्म को जानने वाला, वेदोक्त आचरण करने वाला, अनुशासित, न्यायपालक, न्यायपालिका में काम करने वाला और किसी विषय का अथाह जानकार भी होता है, मजबूत जानकार होता है। अनुशासन से युक्त होकर के उसके जीवन की गति आगे बढ़ती है। अब आइए मैं आपको इस कुंडली में पंचांग में जो बातें मैंने कही उसमें गण और वर्ण तो ठीक बने हैं। चंद्रमा पापक हो रहे हैं, इस वजह से अनुशासित होने में कभी कभी मशक्कत करनी पड़ती है, या कई बार व्यक्ति को लगातार एक जैसे रूटीन को फॉलो करने में दिक्कत होती है। पेट व्यक्ति का कमजोर होता है। मंगल अष्टम भाव में बैठे हैं। लग्नेश होकर के अगर अपनी राशि में बैठे होते या केंद्र या त्रिकोण में कहीं बैठे होते तो अच्छे परिणाम देते, लेकिन लग्नेश होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं और नीचा विलासी हो रहे हैं। किसी शुभ ग्रह का प्रभाव लग्नेश के ऊपर नहीं है। वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए पंचमेश होकर के सप्तम भाव में बैठ करके लग्न को देख रहे व्यक्ति विवेकी होगा, लेकिन अष्टम भाव में मंगल के कारण कई बार व्यक्ति के जीवन में आरंभ में या कोई भी काम करने में उसको मशक्कत या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और व्यक्ति के निर्णय गलत होते हैं। कई बार वो प्रेम विवाह में अगर जाएगा तो कष्ट का सामना करना पड़ता है। कई बार वो किसी दूसरे के द्वारा बरगलाया जाता है, किसी दूसरे के द्वारा उसको अपनी गिरफ्त में ले लिया जाए, फुसला करके बहला करके उसको दूर ले जाया जाए। इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब आइए आपकी कुंडली में एक एक ग्रहों का विश्लेषण कर देता हूं कि कौन से ग्रह कैसा परिणाम कर रहे हैं और जन्म कुंडली में कैसे बैठे हुए हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे सूर्यदेव की। सूर्य नारायण आपकी कुंडली के दशम भाव के स्वामी हैं। चतुर्थ स्थान में 17 अंश के बैठे हैं, शतभिखा नक्षत्र में हैं और उन पे किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है और वो अपने परम शत्रु सूर्य के साथ शनिदेव बैठे हैं। हालांकि वहाँ पे शनिदेव का बल ज़्यादा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। शनिदेव वहाँ पे उनसे ज़्यादा बलवान होकर के परिणाम कर रहे हैं, जहाँ व्यक्ति को भौतिकीय और सांसारिक सुखों के दाता बन रहे हैं। मानसिक परेशानी कभी कभी जातक को या जातिका को परेशान कर सकती है। दूसरे नंबर पे कई बार निद्रा भंग होती है और कई बार मन में जो है वो मानसिक रूप से कभी कभी जातक या जातिका को कमजोरी में देख रहा हूँ। नौमांस चक्र में वो लग्न के अधिपति बनते हैं, अष्टम स्थान में बैठ रहे हैं और दशमांसा चक्र में वो 12वें भाव के स्वामी बन रहे हैं। एकादशवें भाव में उच्च के गुरु के साथ बैठ रहे हैं। इसका प्रतिफल होगा कि ग्रह आपको अपनी दशा काल में धन तो निश्चित रूप से देगा, पर वो कभी कभी परेशान भी करने वाला बनेगा। हालांकि उस दशा काल में आपके महत्वाकांक्षा की पूर्ति तो जरूर ही हो जाएगी। जब बात होगी चंद्रमा की तो आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु ये सारे ग्रह बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाले हो जाते हैं, बनस्पत शनि, बुध और शुक्र के। तो चंद्रमा मीन राशि का निर्माण कर रहे हैं जिसपे 7.5 चल रही है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 10 अंश के बैठे हैं। नवांश कुंडली में वो 12वें भाव के स्वामी होकर के तुला राशि में बैठ रहे हैं, जबकि दशमांसा चक्र में वो एकादशवें भाव के स्वामी होकर के कुंभ राशि में बैठ रहे हैं। ये अवस्था चंद्रमा की दशा जातक के जीवन को व्ययात्मक, व्यय में ले जाने वाली, बीमार करने वाली और कई बार भगवान भोलेनाथ की उपासना से जातक के स्वास्थ्य की चिंताएं समाप्त होंगी, जहां महामृत्युंजय वगैरह का जप कभी कभी करवा लेना चाहिए। इसके साथ साथ करियर के लिए ये दशा कई बार अवरोध या परेशान करने वाली भी हो सकती है। मंगलदेव आपकी कुंडली के लग्नेश हैं, अष्टम भाव में अवयोग का निर्माण कर रहे हैं। किसी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं होने के कारण वो जातिका को या जातक को गलत निर्णयों में लेके जा सकते हैं। दशमांसा चक्र में वो अष्टम भाव के स्वामी होकर के उच्च के बैठे हैं और नौमांस चक्र में वो भाग्य भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में ही अपनी स्थिति बना के बैठे हैं, जिनके ठीक पीछे सूर्य और ठीक आगे शनिदेव बैठ करके उनके प्रभाव को कमजोर कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में मंगलदेव की दशा में जातक को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और कई बार अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है। हालांकि फिर भी दाम्पत्य के लिए वो दशा अच्छी बीतेगी और कई बार आपके यश, मान, पद, प्रतिष्ठा के लिए अच्छी बीतेगी। हालांकि वहाँ पे कई बार आपको संघर्षों का सामना भी
करना पड़ सकता है, व्यय होगा, दुश्मनों से खतरा हो सकता है मंगल की दशा में, इस वजह से सावधान होना चाहिए। एडवेंचर करने से बचना चाहिए, गलत मैत्री से बचना चाहिए, गलत प्रभावों से बचना चाहिए, गलत लोगों के संबंधों से बचना चाहिए। बुधदेव आपकी कुंडली में नीच के बैठे हैं, जिनका नीच भंग शुक्रदेव ने किया है, और नवमांश चक्र में वो 12वें भाव से पहले यानी कि एकादशवें भाव के स्वामी होकर के राहु के साथ बैठे हैं कर्क राशि में, और नवमांसा चक्र में वो लग्नेश होकर के चतुर्थ भाव में धन मान पद प्रतिष्ठा देने वाले बन रहे हैं। हालांकि फिर भी ये ग्रह दशा बुध वाली आपको व्यय में तो लेके जाएगी, लेकिन यश और प्रतिष्ठा से संपन्न भी बनाएगी। ये आपको संतति का सुख भी देने वाली बन रही है। देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में परिवर्तन योग, महान परिवर्तन योग बनाए हैं। देवगुरु बृहस्पति और सूर्य जब जन्म कुंडली के केंद्र में हो तो व्यक्ति का पूर्व जन्म अच्छा था, उसने पूर्व जन्म में भी लोगों की बड़ी मदद की थी और सहायता करने के साथ साथ मंत्र जापक और भगवान की प्रीति करने वाला भी था। 18 अंश के रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं, जिसका अधिपति चंद्रमा गुरु की ही राशि में बैठा है। नवमांश चक्र में वो ग्रह आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव के अधिपति होकर के जा करके बैठे हैं एकादशवें भाव में शत्रु की राशि में, और नवमांसा चक्र में उच्च के, दशमांसा चक्र में उच्च के हो रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि देवगुरु बृहस्पति अपनी दशा काल में आपको धन, मान, पद, प्रतिष्ठा और अच्छे जगह पे नौकरी देने वाले बन रहे हैं। साथ ही साथ ये दशा काल आपके संतान और सुखों के साथ साथ आपके महत्वाकांक्षा की वृद्धि और भरपूर लाभ देने वाली बन रही है। शुक्रदेव आपकी कुंडली में उच्च के बैठे हैं, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 16 हंस के बैठे हैं, अवस्थागत बहुत अच्छे हैं। नवांश चक्र में वो चतुर्थ भाव के अधिपति होकर के दशम स्थान में वृश्चिक राशि में बैठे हैं, राहु से दृष्ट हैं, और इस भाव का अधिपति मंगल जन्म कुंडली में नवम भाव में स्वग्रही है। इस वजह से शुक्र की दशा आपकी कुंडली में धन, लाभ, पद, प्रतिष्ठा, नौकरी, प्रमोशन और अच्छा पद देने वाली बन रही है। वहीं नौवांसा के बाद दशमांसा चक्र में धन भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में बैठने के कारण वहां पे कई बार आपके धन का हरण भी होते देखा जाता है। कई बार व्यक्ति को घूसखोरी भी करनी पड़ती है या घूस भी देना पड़ता है। बात करेंगे शनिदेव की, तो शनिदेव आपकी कुंडली में शश योग लगा के बैठे हैं और अस्त हो रहे हैं। इस वजह से शश योग का परिणाम थोड़ा कमजोर होगा। नवांश चक्र में भी वो केंद्र में ही बैठ रहे हैं, दशमांसा चक्र में वो उच्च के हो जा रहे हैं। इस वजह से यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, कुल गौरव, गोत्र का नाम रोशन करना, अनुशासन के साथ जीना और खूब ऐश्वर्यशाली होना, ये शनि की दशा में हो जाएगी। कानून की पढ़ाई, फर्नीचर और सिविल इंजीनियरिंग, इसका क्षेत्र भी इस कुंडली के लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में करियर वगैरह में अगर कंप्यूटर जनित शिक्षा का योग बना है तो वो भी मजबूत बना है। राहु और केतु आपकी कुंडली के लिए मजबूत हैं, इसमें कोई संशय नहीं है कि राहु पंचम भाव में भाव के अधिपति के साथ बैठे हों या उच्च के ग्रह के साथ बैठे हों या योग कारक ग्रह के साथ बैठे हों। हालांकि इस कुंडली के लिए शुक्रदेव अच्छे नहीं होते, मार्केश होते हैं, लेकिन फिर भी पंचम भाव में बैठे हैं। थोड़ा बहुत पेट से संबंधित समस्या व्यक्ति को दे सकते हैं, रक्त से संबंधित समस्या दे सकते हैं, कफ और वात जनित समस्या ये राहुदेव दे सकते हैं। अब बात एक बार मारक और सहयोगी मारक ग्रहों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, अकारक वगैरह। इस कुंडली के लिए मंगलदेव अष्टम भाव में हैं, राहु और केतु के केंद्र में आ रहे हैं। राहु और केतु से केंद्र में आ रहे हैं, किसी शुभ ग्रह के कोई प्रभाव में नहीं है। द्वितीय भाव पे उनकी दृष्टि जा रही है और लग्न पे शनि का प्रभाव है। नवमांसा चक्र में भी मंगलदेव स्वग्रही हैं, वहाँ पे चंद्रमा से दृष्ट हैं और दशमांसा चक्र के आधार पर मंगलदेव ठीक बन रहे हैं। इस वजह से इस कुंडली के लिए लग्नेश मंगल अच्छे परिणाम करते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ी बहुत संघर्ष की स्थिति, स्वास्थ्य में पेट कमजोर हो सकता है, नाभि जनित बीमारियां होती हैं, अल्सर हो जाए, पेट में कमजोरी हो जाए, कई बार अनियमितता वगैरह होती है। इसके साथ साथ अगर बात करते हैं तो हमें फिर भी किस दशा काल में सावधान होना होगा। केतु, केतु में शनि, शनि में केतु, बुध और बुध में केतु, राहु, राहु में चंद्रमा, अंतरदशा प्रत्यंतरदशा कभी भी। उसके बाद शनि और शनि में मंगल, शनि में राहु, शनि में केतु, शनि में चंद्रमा, शनि में मंगल, ये सब दशाएं कमजोर रहेंगी। उसके बाद बुध की दशा आएगी तो उस बुध की दशा में राहु, बुध की दशा में शनि और सूर्य, उसी बुध की दशा में केतु और चंद्रमा के साथ बुध की दशा में गुरु, ये कमजोर कष्ट दे सकते हैं, थोड़े कमजोर। उसके बाद अगर बात करते हैं तो बुध के बाद जो स्थिति बनेगी, केतु की दशा आएगी जातिका के जीवन में। उस केतु की महादशा में शुक्र का अंतर, सूर्य का अंतर, शनि का अंतर और मंगल का अंतर कष्ट देने वाला बनेगा।
जबकि बाकी ग्रह दशाएं अच्छी रहेंगी। उसके बाद अगर बात करते हैं तो शुक्र की दशा आ जाएगी, जो मार्गशीर्ष दशा होगी। उस दशा काल में शुक्र की महादशा में शनि का अंतर, मंगल का अंतर, सूर्य का अंतर और चंद्रमा का अंतर कष्ट देने वाला बन सकता है, जबकि शुक्र में राहु धन व्यय करवा सकते हैं। हमें फिर भी सावधान होना होगा जब कभी भी गोचर में चंद्रमा मीन राशि पे गोचर करे या चंद्रमा शनि की राशि यानी कि कुंभ राशि पे गोचर करें। कुंभ और मीन वाले जब जिस दिन भी आएंगे, दिन में ही ये प्रत्येक मतलब 2.25 दिन में एक राशि पार कर जाते हैं। दूसरा कि जब कभी भी चंद्रमा में मंगल हो तो मानसिक अशांति, जब कभी भी चंद्रमा में सूर्य हो तो भी बुखार वगैरह होता है। बाकी वैसे अभी लाजवर्त धारण करना चाहिए, एक चंद्रमा भी धारण किया जा सकता है, और मैंने पीपल के वृक्ष की जड़ कही है, वो भी धारण कर सकते हैं। उच्च शिक्षा इस कुंडली में बहुत अच्छी है, पूर्वजों का आशीर्वाद बहुत अच्छा है, व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, पिता का धन बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत बढ़िया। इकट्ठा करने में थोड़ी व्यक्ति को दिक्कत हो सकती है, अपने नाम पे जब कभी भी वो कुछ काम करने चलेगा तो दिक्कत होगी। एजुकेशन में छोटी मोटी बाधाएं देखने को मिल रही हैं, लेकिन फिर भी शिक्षा पूरी हो जाएगी। नौकरी और व्यापार में नौकरी पहले, व्यापार बाद में। कंसंट्रेशन पे काम करने की आवश्यकता, और हताश निराश उदास नहीं होना है, और लगातार मेहनत करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ भाग्य के बल को वृद्धि में ले जाने के लिए शिव मंदिर का धोना और शिव जी को गुगुल की धूनी दिखानी है, अर्पित करना है, और शिव जी को जल अर्पित करना है। भगवान शिव को जल अर्पित करना या जल धारा अति प्रिय है। सूर्य भगवान को साष्टांग प्रणाम प्रिय है, नमस्कार प्रिय है। देवी मैया को सहस्त्रार्चन प्रिय है, और गणेश भगवान को मोदक प्रिय है, और भगवान नारायण को नाम जप प्रिय है। क्लियर है? तो ये हैं शनिदेव। लाजवर्त थोड़े दिन बाद पहना सकते हैं, लेकिन अभी ये इतना सारा काम। शुभ अंक 9 रहेगा, रंग गेरुआ लाल अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ आपकी कुंडली के आधार पर नक्षत्र में बात करें तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में दान करना अच्छा रहेगा, और पुनर्वसु, रोहिणी, आर्द्रा, उत्तरा भाद्रपद ये सब नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए उत्तम रहेंगे। विवाह मीन राशि मीन लग्न के जातकों से किया जाए, कन्या राशि कन्या लग्न के राशि वाले लोगों से हो सकता है। उसके बाद वृष राशि वृष लग्न से हो सकता है। दिशा उत्तर रहे, धन कमाने के लिए उत्तर पूर्व की दिशा, भवन जिसमें आप निवास कर सकते हैं वो पूरब दिशा। इतनी सारी चीजें हैं। करियर मैंने कानून की पढ़ाई और आईटी सेक्टर कही है। प्रशासनिक सेवाओं के योग भी इस कुंडली में बने हुए हैं, और उसके योग बहुत अच्छे हैं। जीवन पर्यंत जो रत्न धारण हो सकता है इस कुंडली के लिए, वो गुरु का रत्न पुखराज हो सकता है, जो बहुत ही उत्तम परिणाम दे सकता है। जातिका का जीवन सुखी है, उसमें कष्ट नहीं है। अपने व्यापार से भी व्यक्ति धन कमा सकता है। लग्न के अधिपति का अष्टम भाव में जाना कमजोर, द्वितीय भाव के अधिपति का सप्तम में जाना सामान्यतया अच्छा, तृतीय भाव के अधिपति का स्वग्रही होना बहुत उत्तम, पंचम भाव के अधिपति का सप्तम के साथ परिवर्तन, प्रेम विवाह के योग, छठवें भाव के अधिपति का अष्टम में जाना मंगल, मज्जा, रक्त संचार, ब्लड प्रेशर आदि की बीमारियां और उसके कारण मित्रों के कारण नुकसान, सप्तम भाव के अधिपति का पंचम में जाना प्रेम विवाह और विवाह में कभी कभी परेशानी, अष्टम भाव में मंगल है पर गुरु और शनि केंद्र में है, इस वजह से मंगल दोष भंग हो जाएगा। नवम भाव के स्वामी का पंचम में जाना पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त है। दशम स्थान के अधिपति का दशम स्थान को देखना, प्रशासनिक सेवाओं की जिम्मेदारी। एकादशवें भाव के अधिपति का एकादशवें भाव को देखना, संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति। 12वें भाव के अधिपति का पंचम भाव में बैठना, लाभ को अच्छा देना और दाम्पत्य अच्छा बीते, शारीरिक सुख अच्छा रहे। दिन मैंने बता दिया है, मंगलवार और गुरुवार का बहुत अच्छा है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।